हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बच्चों आपकी वर्कशीट नंबर 64 करने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे बच्चे कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है। तो वर्कशीट 64 है क्लास 10th के लिए और ये आपके 10 दिसंबर की वर्कशीट है और सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट है। और यहाँ पे बच्चे आप अपना नाम लिखोगे, यहाँ पे क्लास टीचर का नाम लिखोगे। तो इसमें हम जो आज करने वाले हैं आपका राजनीतिक विज्ञान का जो संघवाद का चैप्टर है उसकी हम पुनरावृत्ति करेंगे। तो इसमें आपके कुछ क्वेश्चन दिए हैं, 3 से 5 अंक वाले आपके क्वेश्चन 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं। स्रोत आधारित प्रश्न दिए हैं जो आपको अनुच्छेद को पढ़ के इसके आंसर्स देने थे, तो ये भी दिए हुए हैं, ये भी मैंने कराए हैं। और तो आइए हम फटाफट इसके आंसर्स करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट। भारतीय संविधान में शक्तियों का बंटवारा किस प्रकार किया गया? तो भारतीय संविधान में शक्तियों का बंटवारा 3 सूचियों में किया गया है। भारतीय संविधान में शक्तियों का बंटवारा 3 सूचियों में किया जाता है। तो पहले बच्चों इसमें संघ सूची है, इसमें आपके 100 विषय दिए जाते हैं। 100 विषय में जो मेन है मुद्रा, बैंकिंग, सुरक्षा, विदेशी नीति आदि इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है। ओके, देन इसके बाद आपका जो इसमें क्वेश्चन है संघ आपकी जो है संघ सूची, इसमें लगभग आपके 100 विषय दिए गए हैं, जैसे हम इसे कर चुके हैं। इसके बाद आपका जो है राज्य सूची में 61 विषय शामिल हैं, जैसे पुलिस, स्वास्थ्य, सिंचाई, स्थानीय सरकार। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है बच्चों? राज्य सरकार, यानी कि पुलिस और आपकी स्वास्थ्य, सिंचाई वगैरह स्थानीय सरकार। तो ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये विषय ये आपके राज्य सूची में आते हैं, यानी कि ये राज्य सरकार के पास आते हैं। तो आपको क्लियर होगा। मुद्रा, बैंकिंग, सुरक्षा नीति, यानी कि सुरक्षा में देश की सुरक्षा से संबंधित जो भी बात होगी, विदेशी नीति संबंधित जो भी बात होगी वो कौन करेगा? इस पे केंद्र सरकार के पास इस पे कानून बनाने का अधिकार है, जो कि केंद्र सरकार कानून बनाती भी है इसके ऊपर। बाकी पुलिस, स्वास्थ्य हो गया, सिंचाई, इसके ऊपर राज्य सरकार बनाती है। और समवर्ती सूची बच्चे वो होती है जिसमें कॉमन होते हैं, मतलब कि जैसे इसमें 52 आपके विषय शामिल हैं, शिक्षा, वन, जनसंख्या नियंत्रण। इन विषयों पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों इस पर कानून बना सकते हैं, यानी कि कॉमन हो गए, दोनों इस पर मिल के काम करेंगे। समवर्ती यानी कि समान, दोनों का समान रूप से इसमें अधिकार होता है कानून बनाने के लिए, ध्यान रखना। संघ यानी कि केंद्र सरकार इसमें मेन कानून बनाएगी। राज्य सूची यानी कि राज्य सरकार मेन सूची बनाएगी। समवर्ती सूची, सम यानी कि समान, समवर्ती, अब ध्यान रखना, सम यानी कि समान, यानी कि दोनों को समान रूप से इसमें अधिकार मिला होता है। लेकिन टकराव की स्थिति में केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा, यानी कि कभी इनके बीच में टकराव होता है, कुछ भी होगा, तो उसमें केंद्र सरकार मेन इसको माना जाएगा, केंद्र सरकार को। उसके बाद आपका है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में आपकी 52 विषय शामिल है, ये हमने कर लिया है। इसके बाद है अवशेष सूची। अगर कोई विषय उपरोक्त 3 सूचियों में शामिल नहीं है तो वह अवशेष सूची का विषय होगा, जैसे साइबर लॉ। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। साइबर लॉ पे किसका है? इनका है। स्थानीय सरकार के महत्व का वर्णन करें तो देखते हैं, स्थानीय सरकार के द्वारा आम लोगों की सरकार में भागीदारी संभव होती है, उन्हें भविष्य के नेता बनने का प्रशिक्षण प्राप्त होता है। तो स्थानीय सरकार जो बच्चों है, स्थानीय सरकार के द्वारा देश का एक समान विकास संभव हो पाता है। स्थानीय सरकार के द्वारा विकास कार्य तेजी से तथा बेहतर हो पाते हैं। सरकार के द्वारा भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाया जाता है। ओके, तो आपके 2 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, फर्स्ट और सेकंड। इसके बाद चलते हैं हम संघवाद से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो 3rd है, तो आइए हम करते हैं। संघवाद से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। संघवाद एक प्रकार की शासन व्यवस्था है जिसमें सरकार 2 या 2 से अधिक स्तर, यहाँ पे स्तर लिखा है साइड में कॉर्नर पे आपका, यहाँ पे स्तर है, स्तर तथा शक्तियाँ अलग अलग होती हैं। जैसे भारत सरकार के 3 स्तर होते हैं, कि आपकी इसमें पहला हो गया केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार। ओके, देन इसके बाद बच्चों आपका है संविधान में संघ शब्द का उपयोग नहीं किया गया था, लेकिन भारतीय संघों के सिद्धांत पर आधारित है। क्यों? ये तो बात है कि बच्चों अगर पूरा संविधान आप उठा के खंगाल के देख लो तो उसमें आपको संघ जो शब्द है ये नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी बोला जाता है कि यहाँ क्या है, ये संघवाद है। लेकिन यहाँ पे पूरे संविधान में आप ये वर्ड नहीं देखोगे। तो आइए हम इसी को ही आगे करते हैं। भारतीय संघ में वही सभी लक्षण हैं जो भारत को संघ बनाते हैं। संघ बनाने के जो लक्षण होते हैं, संघ बनाने की जो विशेषताएं होती हैं वो कुछ इस प्रकार है, जो आपको करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी भी और आगे भी आपके ये काम आएगा। भारतीय संघ में
सभी लक्षण हैं जो भारत को संघ बनाते हैं। भारत में सरकार के 2 से अधिक स्तर हैं। सभी प्रकार की सरकार एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है। सभी प्रकार की सरकारों की शक्तियाँ अलग अलग हैं और सभी प्रकार की सरकार के आय के साधन अलग अलग हैं। भारतीय संघ में एकल न्याय व्यवस्था है। तो एकल, इसमें न्याय व्यवस्था कैसी है बच्चों? एकल है। ओके, और इसमें सभी सरकारों की शक्तियाँ अलग हैं। जैसे हमने देखा केंद्र सरकार की अलग है, राज्य सरकार की अलग है, स्थानीय सरकार की अलग है, और सरकार के यहाँ पे 2 से अधिक स्तर हैं। यानी कि जो संघ की एक विशेषता होनी चाहिए, वो सारे लक्षण हमारे भारत में देखने को मिलते हैं, इसलिए इसे संघात्मक व्यवस्था बोला जाता है। आगे है 1990 के पहले चरण और बाद में केंद्र राज्य संबंधों का विश्लेषण करना। तो केंद्र राज्य संबंधों का विश्लेषण हम करेंगे। यहाँ पे प्रथम चरण में 1947 से 69 तक का काल रहा था। केंद्र तथा राज्य दोनों में कांग्रेस की सरकारें थीं। आपसी में इनका तालमेल बेहतर था। पहले क्या था बच्चों? पहले दोनों में, केंद्र और राज्य में, दोनों की सेम सरकार थी। यानी कि कांग्रेस केंद्र में भी थी, राज्य में थी। जैसे अभी आपका केंद्र में मोदी की यानी कि बीजेपी की सरकार है, और जैसे हम अपने दिल्ली का देखेंगे तो यहाँ केजरीवाल, इनकी आम जनता पार्टी की सरकार है। तो इनका तालमेल सही नहीं होगा, क्योंकि दोनों में अलग अलग पार्टियां हैं। वहाँ दूसरे पार्टी की सरकार है या दूसरे पार्टी की सरकार है। अगर केंद्र में भी उसी पार्टी की सरकार हो, जैसे एग्जाम्पल फॉर आपकी केंद्र में सरकार है बीजेपी पार्टी की, और राज्य में भी आपकी सरकार है बीजेपी पार्टी की। कहाँ पे? यूपी में योगी सरकार। तो यूपी में जो योगी सरकार है बच्चों, और केंद्र में आपके बीजेपी पार्टी, दोनों ही बीजेपी पार्टी की है, तो इनका तालमेल काफ़ी अच्छा बना रहता है। जो विकास के कार्य होते हैं वो भी काफ़ी अच्छे सही प्रकार से होते हैं। प्रथम चरण हमने देख लिया। सेकंड और द्वितीय चरण आपका है, इसमें है द्वितीय चरण में। यह चरण 1969 से 1990 तक का रहा था। इस काल के दौरान केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, जब भी कई राज्यों में प्रांतीय दलों की सरकार थी। इस दौरान केंद्र तथा राज्य के बीच में अब यहाँ से टकराव होना शुरू हुआ। 1947 से लेके 1969 तक, 1947 से 69 तक बिल्कुल ठीक चला था, लेकिन उसके बाद जैसे सरकारें अलग अलग आने लगी, वहाँ से इनका तालमेल खराब हुआ थोड़ा। और तृतीय चरण में 1990 के बाद गठबंधन का दौर था। अब केंद्र सरकार में प्रांतीय दलों की भी भागीदारी थी। इसके कारण आपसी संतुलन का तालमेल बेहतर नहीं रहा। 1992 में संवैधानिक संशोधनों की व्याख्या कीजिए, जिसके अनुसार भारत में स्थानीय सरकार की स्थापना है। तो वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया था। तो संविधानों की जो हम व्याख्या देखेंगे, उसमें जो स्थानीय सरकार की स्थापना हुई थी, उसमें बहुत बड़ा कदम उठाया गया था। जैसे अब स्थानीय स्वशासी निकायों में चुनाव नियमित रूप से कराना अनिवार्य किया गया। स्थानीय सरकार में भी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी जातियों के लिए सीटें आरक्षित की गई थी। और कम से कम 1/3 पद किसके लिए थे? 1/3 यानी कि 33% किसके लिए कर दिए गए रिजर्व? इसमें महिलाओं के लिए कर दिए। तो इसमें क्लियर है बच्चों, यानी कि इसमें स्थानीय सरकार में जो अनुसूचित जाति वगैरह के वो लोग भी शामिल कर लिए गए, और इसमें चुनाव भी नियमित समय से अब होने लगा है, और इसमें महिलाओं को भी इसमें शामिल कर लिया गया था। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। इसके बाद है हर राज्य में स्थानीय चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग का गठन किया गया। राज्य सरकार को अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा इन स्थानीय स्वशासी निकायों को देना पड़ता है। यानी कि जैसे बच्चों पंचायत हो गई आपकी, दिल्ली में एमसीडी वगैरह हो गई, तो ये उसी का ही एक एग्जाम्पल्स है स्थानीय का। भाषा नीति की चुनौती का सामना भारत में किस प्रकार किया गया? तो भाषा नीति की चुनौती का सामना हम देखते हैं इसमें। हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। हिंदी के अलावा संविधान द्वारा अनुसूचित भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त 21 अन्य भाषाएं हैं इसमें। राज्यों की भी अपनी राजकीय भाषाएं हैं इसमें, और हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का भी इसमें प्रयोग राजकीय उद्देश्य के लिए किया जाता है। और आज़ादी के बाद त्रिभाषा सूत्र अपनाया गया था। जैसे हिंदी, अंग्रेजी के अलावा कोई स्थानीय भाषा भी इसमें पढ़ा सकते हैं। गठबंधन की सरकार में जो शक्तियों की साझेदारी होती है किस प्रकार से होती है? यानी कि इसमें बच्चों होता है जब 2 या 2 से अधिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं। जैसे अलग अलग पार्टी के लोग हो गए और वो मिलकर सरकार बना रहे हैं, तो उसे गठबंधन की सरकार कहते हैं। जैसे एनडीए की गठबंधन सरकार अब देश में सत्तारूढ़ है।
गठबंधन सरकार में एक साझा कार्यक्रम तय किया जाता है, सरकार को उसी कार्यक्रम के द्वारा चलाया जाता है। इसमें सभी दलों की मांग तथा इच्छाओं का सामना किया जाता है और इस प्रकार सरकार में सभी दलों की भागीदारी होती है। इसमें होता है जैसे बच्चों एग्जाम्पल बीजेपी पार्टी होगी, आम आदमी पार्टी होगी, कांग्रेस पार्टी हो गई, तो ये लोग इनको पूरे वोट नहीं मिल पाते, थोड़े इनको वोट मिल गए, तो ये लोग क्या करते हैं कि चलो हम लोग मिलके ही सरकार बना ली, तो वो तीनों के तीनों मिल जाते हैं, गठबंधन कर लेंगे और ये लोग अपनी सरकार बना लेंगे। तो इसमें सबकी भागीदारी हो जाती है, तो इस प्रकार की सरकार भी काफ़ी सही होती हैं। इसके बाद 9th है पंचायती राज प्रणाली की किन्हीं 2 उपलब्धियों और किन्हीं 2 चुनौतियों को बताइए। तो बच्चों पंचायती राज व्यवस्था काफ़ी अच्छी भी है, काफ़ी सही है, क्योंकि गांव के लेवल पे गांव के जो लोग होते हैं वहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे केसेस होते हैं जो हम जाके नहीं देख सकते। तो गांव के कुछ ऐसे केसेस जो वहाँ पे स्थानीय शासन के द्वारा यानी कि पंचायतों के द्वारा उन्हें सुलझाया जाता है। तो ये जो गांव के जो पंच होते हैं यानी कि 5 जो मेन होते हैं, पंच परमेश्वर जो बोला जाता है पंचायत, तो वो क्या करते हैं, इनका सॉल्यूशन करते हैं। जैसे काफ़ी जो छोटे वहाँ के मुद्दे हो गए यानी कि शादी से रिलेटेड या खेत के ज़मीन पे विवाद हो गया कुछ ऐसे, तो इन मुद्दों को यहाँ पे सुलझाया जाता है। जैसे यहाँ की उपलब्धियाँ देखेंगे, आम लोगों की सरकार में भागीदारी बढ़ी है। तो बच्चों ये देखो, एकदम से गाँव में कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो वो एकदम से कोर्ट नहीं जा सकते हैं, कानून का जो दरवाज़ा उसे नहीं खटखटा सकते हैं, तो वो क्या होता है सीधे पंचायत के पास जाते। तो कहीं ना कहीं अब जो लोगों की भागीदारी इसमें बढ़ गई है, इससे स्थानीय विकास में प्रगति हुई है और भ्रष्टाचार कम हुआ है। स्थानीय विकास में प्रगति इसलिए हुई है बच्चों, जो पहले काफ़ी मनमानी जो गांव वगैरह में हो जाती थी, इस टाइम सबसे अगर आप गर्ल्स हैं, सबसे कॉमन जो चीज़ें देखने को मिलती है वहाँ क्या होता है, शादी कर दी जाती है। शादी करने के बाद अपनी मनमानी के हिसाब से लड़कियों को छोड़ दिया जाता है कि नहीं हम नहीं रख रहे हैं, या दहेज नहीं मिला हमें इसलिए हम छोड़ रहे हैं, या हमें दूसरी चाहिए। अगर उसे जैसे कोई भी अगर प्रॉब्लम है, अगर उसे बेबी नहीं हुआ उसकी वजह से भी छोड़ते, मतलब इतनी प्रताड़ना गांव में की जाती थी। तो जब से ये पंचायत राज व्यवस्था शुरू हुई है तब से ये चीज़ें काफ़ी कम हुई हैं और तब से इनका पॉजिटिव चीज़ देखने को मिला है। और किसी को कोई प्रॉब्लम भी होती है तो वहाँ पे जाके पंचायत का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। इसकी जो चुनौतियाँ वो हम देखेंगे, स्थानीय सरकार को कम शक्तियाँ प्राप्त हैं और धन अभाव की भी समस्या है, क्योंकि यहाँ पे इन्हें इतना शक्ति इसको नहीं दी गई है पंचायतों को, और धन का भी अभाव की समस्या है, क्योंकि इन्हें जो है जो प्रोवाइड किया जाता है वो इनकी सिचुएशन और जो इनकी ज़रूरत होती है उसके अकॉर्डिंग ही प्रोवाइड किया जाता है, और टाइम टू टाइम भी प्रोवाइड नहीं किया जा सकता है। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो इनको सबसे पहले इन्हें खुद अपना घर बनाने की रहती है। हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की आधिकारिक नीति को स्पष्ट कीजिए। तो आप देख सकते हैं, देश की आज़ादी के बाद पूरे देश को एकता के सूत्र में पिरोने के लिए एक भाषा की जरूरत महसूस हुई थी। 14 सितंबर 1949 को हमने हिंदी भाषा को राजभाषा के तौर पर स्वीकार किया था। सरकार के द्वारा यह तय किया गया कि जब तक कि हिंदी का पूर्ण रूप से विकास नहीं हो जाता तब तक अंग्रेजी भाषा जारी रहेगी। तब से अब तक हिंदी को बढ़ावा और भारत सरकार की आधिकारिक नीति रही है। इस नीति का परिणाम है कि देश के हर कोने में हिंदी बोलने तथा समझने वाले अब मौजूद हैं। इसके बाद बच्चों स्रोत आधारित जो आपके प्रश्न थे वो हम करने वाले हैं। तो आपके वो 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। जो आपका अनुच्छेद के पे बेस्ड जो प्रश्न थे वो करेंगे हम। तो अनुच्छेद आप पढ़ लें अगर आपको पढ़ना है तो, नहीं तो हम यहाँ डायरेक्ट इसके आंसर कर रहे हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं, क्योंकि आपको यहाँ आप डायरेक्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे। तो हम स्रोत आधारित क्वेश्चन करेंगे 1 से लेकर 4 तक। तो आइए हम इसे स्टार्ट करते हैं। अपने शब्दों में संघवाद की परिभाषा लिखो। तो संघवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें सरकार 2 या 2 से अधिक स्तर होते हैं तथा शक्तियों का बंटवारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि आपकी सरकार के एकात्मक रूप से आप क्या समझते हैं। एक ऐसी शासन व्यवस्था जहां सरकार का केवल एक ही स्तर होता है उसे एकात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। इसके बाद है भारत संघीय सरकार का कौन सा रूप है। तो साथ जोड़कर रखना, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। ओके, लास्ट क्वेश्चन है आज की वर्कशीट का। अगर आपको यहाँ तक बच्चे आ गए हो, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, क्योंकि विदाउट एनी डिले आपको फटाफट इसमें क्वेश्चन कराए गए हैं, ज़्यादा नहीं समझाया गया है, क्योंकि बच्चों को मोस्टली इसके आंसर चाहिए होते हैं और पहले से ही वो इस वर्कशीट्स को ये चैप्टर पहले ही वो समझ चुके हैं। अब उनकी रिवीजन चल रही है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की।
ऊपर दिए गए अनुच्छेद का संक्षिप्त विवरण अपने शब्दों में लिखिए। तो संघात्मक शासन व्यवस्था एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें शक्तियों का बंटवारा होता है। संघात्मक शासन व्यवस्था में सरकार दो या दो से अधिक स्तर पर होते हैं जिनकी अपनी अपनी शक्तियां होती हैं। संघात्मक शासन व्यवस्था की एकदम विपरीत एकात्मक शासन व्यवस्था है जिसमें सरकार का एक ही स्तर होता है। एकात्मक शासन व्यवस्था सामान्यतः छोटे देशों में पाई जाती है। अगर बच्चे आप यहाँ तक आ गए हो, हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर भी कर दें और लाइक कर दें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है। और आपको आगे भी इस तरीके से 10th क्लास की वीडियोस प्रोवाइड की जाएंगी। और आपके बच्चों जो CBSE के काफ़ी पहले साल के आए हुए पेपर हैं, आपको 10 सालों के जो 10 ईयर्स के पेपर्स हैं वो भी आपको यहाँ प्रोवाइड किए जाएंगे। तो बने रहे हमारे चैनल पे। आपको सारे के सारे CBSE के पेपर, हर एक सब्जेक्ट का आपको CBSE का पेपर, उसका सोल्यूशन 10 सालों का प्रोवाइड किया जाएगा। और जैसे ही CBSE की लेटेस्ट अपडेट होती है वो आप तक पहुंचाई जाएगी। तो हमारे चैनल पे हमारे साथ जरूर बने रहेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।